दो मासूम छोटे छोटे बच्चे जो हर रोज की तरह सुबह सुबह अपने घर से स्कूल के लिए तो निकलते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा कभी घर वापस ही नहीं आते हैं। इधर उनकी माँ का जब रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, अगले दिन सुबह सुबह नज़दीकी थाने में जाती है और जाकर पुलिस वालों से कहती है कि साहब कैसे भी करके मेरे दोनों बच्चों को ढूंढ दीजिए। पुलिस भी जब उस माँ को रोते हुए देखती है, इस मामले को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है और आखिरकार मात्र 3 दिनों के अंदर ही इस मामले का खुलासा भी कर देती है। लेकिन पुलिस जब अपराधियों को पकड़कर सामने लेकर आती है, तो वाकई में उन्हें देखने के बाद किसी को भी अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है कि आज भी हमारे समाज में न जाने कैसे कैसे विकृत मानसिकता के लोग भरे पड़े हुए हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है हरियाणा प्रदेश की। हरियाणा का एक जिला पड़ता है सोनीपत, और इसी सोनीपत का एक थाना पड़ता है सिविल लाइन। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कॉलोनी आता है, आदर्श नगर कॉलोनी, और इसी आदर्श नगर कॉलोनी की रहने वाली है रूबी। रूबी जिसकी उम्र है लगभग 32 साल के आसपास, जो पहले से शादीशुदा तो है, लेकिन 4 साल पहले अपने पति से तलाक ले चुकी है। रूबी के 2 बच्चे भी हैं, जिसमें बड़े बेटे का नाम है अंश, जिसकी उम्र है 11 साल, और छोटा बेटा वंश, जिसकी उम्र है 7 साल। दोनों बच्चे बगल के ही एक प्राइवेट स्कूल में अपनी पढ़ाई करते हैं। रूबी, जो खुद भी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती है, थोड़े बहुत पैसे कमाती है और काफ़ी मुश्किल से अपने बच्चों की परवरिश करती है। बात कर रहा हूँ मैं 21 फरवरी 2024 की सुबह सुबह की। हर रोज की तरह रूबी अपने दोनों बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज देती है और खुद भी अपनी नौकरी पर चली जाती है। लेकिन शाम के समय रूबी जब अपने घर पर पहुँचती है, तो देखती है कि दरवाजे पर बाहर से ताला लगा हुआ है। उसके दोनों बच्चे दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। जब दरवाजे पर ताला लगा देखती है, तो देखकर रूबी एकदम से परेशान हो जाती है, क्योंकि इससे पहले रूबी जब भी शाम के समय अपने घर पर पहुंचती है, तब तक उसके दोनों बच्चे भी स्कूल से घर आ जाया करते थे। हालांकि बावजूद इसके रूबी ताला खोलकर घर के अंदर प्रवेश करती है, लेकिन घर के अंदर उसके दोनों बच्चे दिखाई नहीं देते हैं। इसीलिए रूबी अब जाकर आस पड़ोस के लोगों से अपने दोनों बच्चों के बारे में पूछताछ करती है। पड़ोसी कहते हैं कि दरअसल हमने तुम्हारे दोनों बच्चों को स्कूल से आते हुए देखा ही नहीं है। पड़ोसी जैसे ही इस तरह की बातें कहते हैं, उसके बाद रूबी अपने बच्चों को हर जगह पर ढूंढना शुरू कर देती है। उसके जितने भी जानने वाले होते हैं, सबके घरों पर जाती है और अपने बच्चों के बारे में पूछताछ करती है। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन अगली सुबह तक भी रूबी के दोनों बच्चे ना तो घर पर वापस आते हैं और ना ही दोनों के बारे में कुछ मालूम चलता है। अगली सुबह तक भी जब दोनों बच्चों के बारे में कुछ मालूम नहीं चलता है, आखिरकार अगले दिन 22 फरवरी 2024 को सुबह सुबह रूबी इसी सिविल लाइन थाने में जाती है और अपने दोनों बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। साथ ही साथ रोते हुए पुलिस वालों से कहती है कि साहब, उन दोनों बच्चों के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आप कैसे भी करके मेरे दोनों बच्चों को ढूंढ दीजिए। पुलिस गुमशुदगी का रिपोर्ट तो दर्ज करती है, साथ ही साथ रूबी को आश्वासन देते हुए घर भेज देती है कि कैसे भी होगा हम दोनों बच्चों को जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करेंगे। उसके बाद पुलिस रूबी के दोनों बच्चों को ढूंढना शुरू कर देती है। जब बच्चों का कहीं कुछ मालूम नहीं चलता है, आखिरकार पुलिस उसी दिन शाम के समय दोनों बच्चों के बारे में पूछताछ करने के लिए रूबी के घर पर जाती है और सबसे पहले रूबी से उसके पति के बारे में पूछताछ करती है। पुलिस रूबी से सवाल करती है कि तुम्हारे पति का नाम क्या है, वो रहता कहाँ है, और आखिरकार तुम दोनों ने तलाक क्यों ले लिया। इस पर रूबी पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब, मेरे पति का नाम राहुल है, जो विकास नगर में रहता है।
दरअसल 12 साल पहले मेरी शादी राहुल से हुई थी, लेकिन शादी कर जब मैं अपने ससुराल में पहुंची तब मुझे मालूम चला कि राहुल एक नंबर का निकम्मा ही नहीं है, बल्कि काफ़ी मात्रा में शराब भी पीता है। हर शाम के समय जब भी शराब पीकर आता था, मेरी काफ़ी बुरी तरीके से पिटाई करता था, लेकिन बावजूद इसके कैसे भी करके मैं अपनी ससुराल में रह रही थी। धीरे धीरे जब समय गुजरना शुरू हुआ, समय के अनुसार मेरे 2 बच्चे भी हो गए, लेकिन बच्चे जब इस दुनिया में आ गए, बावजूद इसके भी राहुल की एक्टिविटी में कोई बदलाव नहीं आया। इसीलिए मैं अपने दोनों बच्चों का बेहतर भविष्य देखते हुए अपने पति से तलाक ले लिया और तलाक के बाद मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर इसी आदर्श नगर कॉलोनी में आ गई और यहीं पर एक किराए का कमरा लेकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगी और फिर अपने दोनों बच्चों की परवरिश करने लगी। रूबी जब ये सारी बातें पुलिस को बताती है, पुलिस फिर से रूबी से सवाल करती है कि क्या तुमको अपने पति को लेकर कोई शक है। इस पर रूबी पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि साहब, मुझे शक ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है। दरअसल राहुल के साथ जब मेरा तलाक हुआ था, दोनों बच्चों को अपने पास ही रखना चाहता था, लेकिन अदालत की मंजूरी की वजह से दोनों बच्चों को मेरे हवाले कर दिया गया। हो सकता है कि राहुल ने ही दोनों बच्चों को अगवा कर लिया होगा। रूबी जब अपने पति के बारे में इस तरह की बातें बताती है, आखिरकार पुलिस अगले दिन सुबह सुबह राहुल से पूछताछ करने के लिए राहुल के घर पर जाती है, जहां पर पुलिस को राहुल मिल जाता है। लेकिन राहुल जब पुलिस वालों को देखता है, काफी अदब से पुलिस वालों से बातचीत ही नहीं करता है, बल्कि काफी हद तक आदर सत्कार भी करता है। पुलिस जब राहुल के घर के अंदर बैठती है, सबसे पहले राहुल से सवाल करती है कि दरअसल हम तुम्हारे दोनों बच्चों के सिलसिले में आए हैं। 21 फरवरी 2024 को तुम्हारे दोनों बच्चे स्कूल गए थे और स्कूल से ही कहीं गायब हो चुके हैं। तुम्हारी पत्नी का कहना है कि तुमने ही अपने दोनों बच्चों को गायब किया है। पुलिस जैसे ही इस तरह की बातें कहती है, ये सुनकर राहुल भी एकदम से चौंक जाता है। राहुल पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मुझे नहीं मालूम है कि मेरे दोनों बच्चे कहीं गायब हो चुके हैं, और रही बात मेरी पत्नी की, तो मेरे बच्चों को गायब मैंने नहीं किया है, बल्कि खुद मेरी पत्नी रूबी ने ही किया है, और वो सब कुछ झूठ बोल रही है। राहुल जब रूबी के ऊपर आरोप लगाता है, पुलिस राहुल से सवाल करती है कि भला रूबी ऐसा क्यों करेगी, क्योंकि तुम्हारे दोनों बच्चों की परवरिश वही तो कर रही है। इस पर राहुल पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, शायद आप लोगों को नहीं मालूम है कि रूबी का एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिसका नाम है नितिन, जो कबीरपुर का रहने वाला है। दरअसल नितिन रूबी से शादी भी करने वाला है। हो सकता है कि रूबी नितिन की ही वजह से अपने दोनों बच्चों को गायब ही नहीं किया होगा, बल्कि उनको नुकसान भी पहुंचाई होगी। नितिन का जब नाम बताता है, पुलिस को थोड़ा शक तो जरूर होता है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस नितिन को लेकर सीरियस नहीं होती है, बल्कि अब रूबी के दोनों बच्चों के बारे में पता लगाने के लिए सबसे पहले उनके स्कूल में जाती है और स्कूल के बाहर लगे हुए सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को चेक करती है। जब सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को चेक करती है, आखिरकार स्कूल की छुट्टी के बाद रूबी के दोनों बच्चे एक बाइक पर बैठकर जाते हुए दिखाई देते हैं। उस बाइक को चलाने वाला एक लंबे कदकाठी का कोई व्यक्ति होता है। पुलिस जब उस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को रूबी को दिखाती है और साथ ही साथ उस व्यक्ति के बारे में पूछताछ करती है, इस पर रूबी पुलिस वालों से कहती है कि साहब, ये कोई और नहीं बल्कि नितिन है। दरअसल हर रोज की तरह नितिन ही मेरे दोनों बच्चों को स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर लेकर आता था, लेकिन रूबी जब इस तरह की बातें कहती है, न जाने क्यों पुलिस को रूबी की बातों पर भरोसा नहीं होता है। इसीलिए पुलिस नितिन से पूछताछ करने के लिए अगले दिन सुबह सुबह उसके घर पर जाती है। लेकिन इधर नितिन जब पुलिस वालों को देखता है, देखकर डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करता है। जब अपने छत से छलांग लगाता है और जैसे ही नीचे गिरता है, उसका एक पैर टूट जाता है, जिसकी वजह से नितिन भाग नहीं पाता है।
पुलिस सबसे पहले नितिन को लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल में जाती है, उसका ट्रीटमेंट करवाती है। नितिन जब होश में आ जाता है, पुलिस सबसे पहले नितिन से यही सवाल करती है कि रूबी के दोनों बच्चे कहाँ पर हैं। इस पर नितिन पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, छुट्टी के बाद मैं रूबी के दोनों बच्चों को घुमाने के लिए मार्केट में ले गया था और शाम के समय दोनों को कॉलोनी में ले जाकर छोड़ भी दिया था। मुझे नहीं मालूम है कि उसके दोनों बच्चे कहाँ पर हैं। नितिन जब ये सारी बातें पुलिस को बताता है, पुलिस को पूरा भरोसा हो जाता है कि नितिन सब कुछ झूठ बोल रहा है। इसीलिए पुलिस नितिन को अब धमकी देते हुए कहती है कि तुम्हारा एक पैर तो पहले से ही टूट चुका है, अगर तुमने हमको सब कुछ सच नहीं बताया तो हम तुम्हारा दूसरा पैर भी तोड़ देंगे। पुलिस जैसे ही इस तरह की धमकी देती है, नितिन भी एकदम से डर जाता है और आखिरकार मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। साथ ही साथ पुलिस वालों से कहता है कि साहब, दरअसल मैंने दोनों बच्चों की हत्या कर दिया है। हत्या की बात जब कहता है, ये सुनकर पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। लेकिन नितिन जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद पुलिस और भी ज़्यादा चौंक जाती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है जब रूबी अपने पति राहुल से तलाक लेकर आदर्श नगर कॉलोनी में अपने दोनों बच्चों के साथ एक किराए का कमरा लेकर रहने लगती है। रूबी अपने दोनों बच्चों की परवरिश करने के लिए एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगती है। लेकिन रूबी जिस कंपनी में नौकरी करने के लिए जाती है, वहीं पर रूबी की मुलाकात नितिन से होती है। उसके बाद रूबी और नितिन के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन रूबी और नितिन के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, रूबी अपने पति राहुल के बारे में नितिन को सब कुछ बता देती है। दरअसल रूबी नितिन से कहती है कि 4 साल पहले मेरे पति से मेरा तलाक हो चुका है। लेकिन रूबी यहीं पर नितिन से एक झूठ बोल देती है। अपने दोनों बच्चों को लेकर नितिन जब रूबी से दोनों बच्चों के बारे में पूछताछ करता है तो रूबी कहती है कि दरअसल ये दोनों बच्चे मेरे स्वर्गवासी बहन के हैं, उनका कोई नहीं है। इसीलिए दोनों बच्चों की जिम्मेदारी मैंने अपने सर पर ले लिया है। नितिन और रूबी के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, नितिन रूबी को इस प्रकार से चाहने लगता है कि आखिरकार नितिन अब रूबी से शादी करने का फैसला भी कर लेता है। लेकिन इससे पहले कि नितिन रूबी से शादी करता, नितिन को ये सच्चाई मालूम चल जाता है कि ये दोनों बच्चे राहुल के ही हैं। नितिन को जैसे ही मालूम चलता है, नितिन अब रूबी से शादी करने से पहले ये सोचने लगता है कि अगर वो रूबी से शादी कर लेता है, बच्चे जब उसके साथ रहेंगे, रूबी जब अपने दोनों बच्चों को देखेगी, देखकर अपने पति राहुल को कभी भूल ही नहीं पाएगी। इसीलिए नितिन अब रूबी से शादी करने से पहले ही उसके दोनों बच्चों को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देता है। लेकिन नितिन जब रूबी के दोनों बच्चों को इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है, इस बारे में रूबी को कुछ भी नहीं बताता है। 21 फरवरी 2024 को सुबह सुबह हर रोज की तरह रूबी जब अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेजने के बाद खुद भी अपनी ड्यूटी पर चली जाती है, इधर जब स्कूल की छुट्टी होती है, दोपहर के वक्त नितिन अपनी बाइक लेकर स्कूल पहुंच जाता है। उसके बाद दोनों बच्चों को लेकर मार्केट में जाता है, कुछ खिलाता पिलाता है और फिर अपनी बाइक पर ही बैठाकर वहां से गौरीपुर गांव में जाता है और शाम के समय ही गौरीपुर गांव के ही गन्ने के खेत में रूबी के दोनों बच्चों को लेकर पहुंच जाता है और गन्ने के खेत में ही रूबी के दोनों बच्चों का गला दबाकर हत्या कर देता है और फिर उनकी डेड बॉडी को गन्ने के खेत में ही छोड़कर वहां से वापस अपने घर चला जाता है। इधर रूबी जब शाम के समय अपने घर पर पहुंचती है, जब उसके दोनों बच्चे दिखाई नहीं देते हैं, आखिरकार अगले दिन सुबह सुबह रूबी थाने जाकर अपने दोनों बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। इधर इस बात की जानकारी जब नितिन को मालूम चलता है,
आखिरकार अगले दिन सुबह नितिन जाकर रूबी के दोनों बच्चों की सारी सच्चाई रूबी को बता देता है। साथ ही साथ ये भी बता देता है कि उसके दोनों बच्चों की डेड बॉडी कहाँ पर है। रूबी के दोनों बच्चों की हत्या की बात जब रूबी को बताता है, इसे सुनने के बाद रूबी काफी देर तक रोती रहती है, लेकिन रोने के बाद रूबी फिर भी नितिन को माफ कर देती है और फिर से नितिन से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। दरअसल रूबी अपने दोनों बच्चों को नितिन से शादी करने के लिए बलि पर चढ़ा देती है। रूबी को जब सारी सच्चाई मालूम चलता है, इसके बावजूद भी रूबी पुलिस को कुछ नहीं बताती है। वाकई में नितिन जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस सबसे पहले नितिन को लेकर गौरीपुर गांव में गन्ने के उस खेत में जाती है और आखिरकार उस गन्ने के खेत से रूबी के दोनों बच्चों की डेड बॉडी बरामद कर लेती है। दोनों की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर नितिन की तहरीर पर रूबी को भी अपनी हिरासत में लेकर आती है। रूबी जब पुलिस के सामने जाती है, फिर से रोने धोने का नाटक करना शुरू करती है, लेकिन इस बार पुलिस रूबी को फटकार लगाते हुए कहती है कि तुम्हारा नाटक अब नहीं चलने वाला है। दरअसल नितिन ने हमें सारी सच्चाई बता दिया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को अपनी हिरासत में लेकर इन दोनों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।